हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में डायरेक्शन सेंस टॉपिक कंप्लीट किया था। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट। तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। उससे पहले कुछ चीज़ें जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए रिलेटेड टू सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो इधर दैट कैन बी इन अ रो जनरली और इन अ सर्कुलर वे। अब वो सिटिंग हो या स्टैंडिंग, देयर कुड बी सम पीपल दे माइट बी सिटिंग इन अ रो और माइट बी स्टैंडिंग इन अ रो या फिर इन अ सर्कल, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होंगी। तो पहले इन अ रो अरेंजमेंट बात कर लेते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट इन अ रो। तो अगर रो वाइज अगर अरेंजमेंट की बात करें तो रो वाइज अरेंजमेंट की बात करें तो कुछ चीज़ें जो लिखी होती है उसका मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए। जैसे जैसे सपोज लिखा हुआ है A is to the left of B, A is to the left of B, यानी A B के लेफ्ट में, यानी कहीं भी अगर हमने B की पोजीशन फिक्स कर ली तो A उसके लेफ्ट में है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ें पहले तो अगर एक पर्टिकुलर रो में लोग खड़े हैं या बैठे हुए हैं तो तुम्हें पहले अपनी तरफ से कुछ चीज़ें अज्यूम कर लेनी है कि या तो वो अपनी तरफ तुम्हारी तरफ अपना फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर अपनी बैक करके बैठे हुए हैं। लेट से तुम फेस अज्यूम करते हो तो उन लोगों का जो राइट होगा वो तुम्हारा लेफ्ट हो जाएगा और जो तुम्हारा लेफ्ट होगा उन लोगों का राइट होगा। और यही अगर तुम अपनी बैक उनकी बैक अपनी तरफ अज्यूम कर लेते हो तो जो उनका लेफ्ट होगा वही तुम्हारा भी लेफ्ट होगा और जो तुम्हारा राइट होगा वही उनका भी राइट होगा। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि तुम तो यही अज्यूम कर लिया करो जो भी गिवन हो कि कुछ भी लिखा हो, दे आर पर्सन आर फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन, कुछ भी लिखा हो तुम तो ये मान लो कि तुम भी उसी डायरेक्शन की ओर देख रहे हो। ठीक है, यानी जो गिवन इंफॉर्मेशन में जिन भी पर्सन्स की बात की हुई है तुम यही मान के चलो कि उनकी बैक तुम्हारी तरफ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ मैंने लिखा A is to the left of B, तो अगर B की बैक मेरी तरफ है तो A B के लेफ्ट में है, तो अब जो मेरा लेफ्ट है उसकी तरफ, तो अब यहाँ पे लिखा है A is to the left of B, तो हो सकता है वो A B के इमीडिएट लेफ्ट में हो, है ना, या हो सकता है A और B के बीच में एक पर्सन कोई बैठा हो, या हो सकता है कि दो लोग बैठे हो। ठीक है, यानी ये कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना कह सकते हैं A is to the left of B, लेकिन हम इसमें ये नहीं बता सकते कि वो इमीडिएट लेफ्ट में है, या ये एडिशनल और डायरेक्शन से हमें मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन अगर लिखा हो A is to immediate left of B, A is to immediate left of B, तो इसका मतलब A and B are sitting together and A is to the immediate left of B। ऐसे ही अगर सिटिंग राइट हो तो अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे अगर ये लिखा हुआ हो कि A is sitting at the extreme end, at the extreme end जैसे कहा जाए कि 5 persons are there in a sitting in a row, let's say, और लिखा हो A is at an extreme end, तो हम ये नहीं बता सकते कौन से एंड पर है, तो दो पॉसिबल केसेस बनेंगे और वो दो पॉसिबल केसेस लेकर हम स्टार्ट करेंगे। यानी जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी या तो वो डेफिनेट होगी, या डेफिनेट मतलब एक ही पॉसिबल केस बन रहा होगा, या फिर उस डेफिनेट नहीं होगी मतलब उसको उस इंफॉर्मेशन से एक से ज्यादा केसेस बन रहे होंगे, तो हमें वो सारे केसेस एक साथ लेकर और क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्लियर है, ये तो ये एक चीज। इसके अलावा अगर लिखा हो A is exactly, A sitting या standing exactly in between B and C, तो इसका तो ये हुआ कि A की डिस्टेंस B और C से इक्वल है। अब यानी हो सकता है B और C के एग्जैक्टली बीच में इस तरीके से हो। अब ये भी हो सकता है इसमें कि B और C की पोजीशन भी हम ये नहीं बता सकते कि कौन कहाँ है, हो सकता है इधर C और इधर B हो, ऐसा भी हो सकता है। या यूं भी हो सकता है, लिखा है ना A is exactly in between B and C, तो इसका मतलब ये हुआ कि A की पोजीशन जो है B और C से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस से मतलब हो सकता है उन दोनों के बीच में फिर मतलब A की मतलब जैसे यहाँ A है, B और C के एग्जैक्टली बीच में, कोई भी और पर्सन के बीच में नहीं है। यहाँ पर भी वही कहेंगे A is exactly in between B and C, क्योंकि A का जो डिस्टेंस है वो B और C से इक्वल होना चाहिए। एग्जैक्टली इन बिटवीन का मतलब A का डिस्टेंस जो है वो B और C से इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, तो ये कुछ चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब
यही अगर हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करें, सर्कुलर अरेंजमेंट, व्हेन द पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट। अब रो वाइज अरेंजमेंट में तो जितने भी पर्सन है रो वाइज उनके, हम जैसे मान लो 5 लोग हैं तो 5 प्लेसेस बना दी एक रो में, और ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट में कहा जाए जैसे सपोज 6 पर्सन है तो ऐसे 6 पोजीशंस तुम बिगिनिंग में बना दोगे, या अकॉर्डिंगली 8 10 जो भी पर्सन होंगे। अब सर्किल के केस में जैसे अब कहा जाए ए इज लेफ्ट ऑफ बी, ए सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, या सिंपली ए इज लेफ्ट ऑफ बी, तो अब सर्किल की कोई बिगिनिंग या एंड तो होता नहीं है, तो तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स से तुमने किसी भी एक पोजीशन को चूज कर लिया, यहाँ बी को कर दिया तुमने, अब लिखा है ए इज लेफ्ट ऑफ बी। अब अगर सर्किल में देखा जाए तो हर एक पर्सन दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में उसके लेफ्ट में भी होता है और राइट में ही होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है। रो वाइज तो क्या होता है, हर एक पर्सन एक दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में एक फिक्स मतलब फिक्स साइड की ओर होगा, या तो उसकी लेफ्ट साइड की ओर होगा या राइट साइड की ओर। लेकिन सर्किल में अब जैसे चलो ये ए बी के लेफ्ट में हम कह रहे हैं, और ऐसे हम बी के राइट में भी तो मान सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ए को इधर ले लिया तो क्या कहेंगे, लेफ्ट में और राइट में दोनों में, है ना। तो इसीलिए सर्किल में क्या होता है, ए इज लेफ्ट ऑफ बी लिखा हो या ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इट्स वन एंड द सेम थिंग। भाई रो के केस में अलग अलग बात थी, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी मतलब उनके पीछे और कोई पर्सन नहीं है, ए इज लेफ्ट ऑफ बी मतलब उनके पीछे एक से ज्यादा और कोई पर्सन हो भी सकता है या नहीं भी। लेकिन सर्किल के केस में ए इज लेफ्ट ऑफ बी एंड ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी आर वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। यानी अगर मैं लिखता हूं ए इज लेफ्ट ऑफ बी या मैं लिखता हूं ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, एक ही बात है। यानी उस केस में ए को इधर ही लेना है तुम्हें। तो यानी ये एक तरीके से डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो गई, ए इज लेफ्ट ऑफ बी। वहां तो मैंने क्या बताया, रो के केस में ए इज लेफ्ट ऑफ बी बताया है तो वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हो सकता है ए और बी के बीच कोई और पर्सन नहीं हो, या हो सकता है हो भी। हाँ, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी वो एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन जरूर है। लेकिन सर्किल के केस से ए इज लेफ्ट ऑफ बी लिखा हो चाहे ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो यही हुआ, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी लिखा हो तो भी बनेगा डायग्राम, ए इज लेफ्ट ऑफ बी लिखा हो तो भी यही डायग्राम बनना है। ठीक है, सेम चीज ए इज एग्जैक्टली या ए इज बिटवीन भी लिखा हो, एग्जैक्टली नहीं भी लिखा हो, सिंपली ऐसा हो ए इज बिटवीन बी एंड सी, क्योंकि हर एक पर्सन बाकी दो पर्सन के रेस्पेक्ट में बीच में होता ही है, कहीं भी ले लो। तो ए इज बिटवीन बी एंड सी का मतलब यही हुआ कि वो एग्जैक्टली उनके बीच में, यानी इधर बी या सी में से कोई एक पर्सन है और दूसरा इधर, ऐसा। ठीक है, तो ए इज इन बिटवीन बी एंड सी या ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी, ये एक ही चीज हुई। क्लियर है। रो के केस में ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी में भी ये था कि डिस्टेंस बराबर हो और सब बिटवीन लिखा हो तो बस ये कि उनके बीच में वहां से उन दोनों के बीच पे डिस्टेंस इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी। और क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएंगी ये चीजें। तो अभी आज इस क्लास को इस चैप्टर को 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आज यहाँ तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, इनको तुम इनको लेकर पहले अपने ओन पर खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, बिगनिंग के 1-2 देख लो तुम, फिर आगे जो भी क्वेश्चन मैं करवाता जाऊं वो पहले अपने ओन पर खुद कर लो, और नेक्स्ट क्लास से पहले अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाने चाहिए। तो इन कुछ क्वेश्चंस को अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसमें दे रखा है पेज नंबर 72 है ये तुम्हारा, इसमें नोट्स अपने ओपन करके बैठ जाओ। ये डायरेक्शंस 1 to 4। अब अच्छे से इंफॉर्मेशन पढ़नी है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो, मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से समझो पहले, अभी अपने ओन पे भले मत करो, पहले 1-2 समझो अपनी तरफ से, फिर उसके बाद अपने ओन पे करने हैं। जैसे इसमें बिगनिंग में दे रखा है PQRSTUV, तो कितने लोग हो गए, दे रहा 7 पर्सन्स इन अ रो फेसिंग ईस्ट। ठीक है, तो हम एक तो ये मान लेंगे कि हम खुद ईस्ट की ओर फेस करके बैठे हैं, और 7 पर्सन्स हैं तो ऐसे 7 प्लेसेस तुमने बना लिए। ठीक है, अब तुम भी ईस्ट की तरफ देख रहे हो, पर्सन ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो यानी उनका जो लेफ्ट है वही उस तरफ, जिस तरफ तुम्हारा लेफ्ट होगा उसी तरफ उनका लेफ्ट होगा, जिस तरफ तुम्हारा राइट होगा वो उनका राइट होगा। अब आगे की इंफॉर्मेशन, अब एक एक करके तुम इंफॉर्मेशन पढ़ोगे। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मार्क हो सकती है उसको कर लेंगे, और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली हम नहीं मार्क कर रहे हैं, यानी उसके कई पॉसिबल केसेस बन रहे हैं, तो उनके ऊपर बाद में लौटेंगे। तो यानी एक हो गई हमारे लिए डेफिनेट इंफॉर्मेशन, और एक जो हमारे लिए डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है।
तो एक एक करके इसको पढ़ते हैं। जैसे पहला है R इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ S। R इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ S, यानी S कहीं भी हम बिठा लें, R उसके इमीडिएट राइट में, यानी उन दोनों के बीच में और कोई पर्सन साथ नहीं, यानी S और R साथ बैठे हैं और इस तरीके से बैठे हैं कि R जो है S के राइट में है। लेकिन अब मैं इसको यहां मार्क करना चाहूं तो करने के लिए हो सकता है ऐसा ऐसे कई पॉसिबल केसेस बनेंगे, तो ये मेरे लिए एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं हुई, तो इसको अभी हम मार्क नहीं कर रहे हैं, वी विल कम ऑन इट आफ्टरवर्ड्स। अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं। Q इज एट एन एक्सट्रीम एंड हैज T एज इमीडिएट नेबर। तो Q या तो यहां इधर है या इधर है और T उसका इमीडिएट नेबर है रेस्पेक्टिवली, यानी Q अगर इधर लेते हो तो T इधर ले लोगे, या Q इधर लोगे तो T इधर, यानी दो पॉसिबल केसेस बन रहे हैं। तो किसी भी पजल या किसी भी क्वेश्चन में अगर दो पॉसिबल केसेस से कम नहीं हो पा रहा है, यानी एक ही डेफिनेट केस नहीं हो पा रहा है, तो दो पॉसिबल केसेस से हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अभी हमने इन्फॉर्मेशन सारी पढ़ी नहीं है, अगर बाकी दो इन्फॉर्मेशन से भी नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस ज्यादा बन रहे होंगे तो हम इसी इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। समझा रहा है, यानी दो पॉसिबल केसेस लेकर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ओके, आगे V इज एग्जैक्टली बिटवीन T एंड U। एक बार फिर से ये एक इन्फॉर्मेशन चलो ठीक है गिवन है, लेकिन ये हम ये नहीं बता सकते V कहाँ है, T कहाँ है, U कहाँ बैठेगा। अब एक आखिरी इन्फॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं। S इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। अब अगर कोई पर्सन ईस्ट की ओर फेस करके बैठा है, हमने ये देखा है डायरेक्शंस में हमने पढ़ी लिया था, अगर ईस्ट की अगर किसी का फेस है तो उसका राइट हैंड कहां पॉइंट करता है, साउथ की ओर। तो इसका मतलब ये दे रखा है जो हमारा राइट हैंड है ये एक्चुअली साउथ है, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है फिर इधर नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहां पे दे रखा है एस इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां, यानी ये एक बिल्कुल डेफिनेट इंफॉर्मेशन थी, यानी एक ही केस इसका बना, पॉसिबल केस एक ही बना, यानी एक हमारे लिए एग्जैक्ट या डेफिनेट इंफॉर्मेशन कह लो थी। अब हम लौटते हैं अपनी बाकी तीन इंफॉर्मेशन जो हमने अभी अभी बात की थी, तो उनको देख लेते हैं क्या उनसे, क्योंकि देखो फर्स्ट तो ये होगी 7% से वो 7 प्लेसेस हमने ड्रॉ कर दिए। फिफ्थ इंफॉर्मेशन ये हो गई एस इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ एंड, वो भी हमने मार्क कर लिया, यानी दो इंफॉर्मेशन तो मार्क हो गई। जो मार्क होती जाती है उनमें चाहो तो टिक लगा दो, वैसे यहाँ तो नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं है तो नहीं भी टिक लगाओ तो चलेगा, ध्यान रहेगा। पर कई बार 8-10 इंफॉर्मेशन एक साथ दी हुई होती है, तो जो मार्क होती जाए उनको टिक करते जाया करो, ताकि यानी बार बार उनके ऊपर तुम ऐसा ना हो कि उनको वापस फिर से पढ़ रहे हो, इस तरह के अननेसेसरी तुम्हारा टाइम लग रहा है। ओके, अब इसमें देखो R इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ S लिखा है, तो इमीडिएट राइट ऑफ S यानी जो हमारा राइट है, तो R इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ S, यानी एक तरीके से ये इंफॉर्मेशन भी मार्क हो गई यानी सेकंड इंफॉर्मेशन। अब बचती है दो और, V इज एग्जैक्टली बिटवीन T एंड U, लेकिन ना हमने अभी तक T U किसी को मार्क नहीं किया है, तो ये इंफॉर्मेशन तो मार्क नहीं हो पाएगी। अब यहाँ आ जाते हैं Q इज एन एक्सट्रीम, इससे हमने पहले ही देख लिया था, सिर्फ दो ही पॉसिबल केसेस थे, Q इधर T इधर या फिर Q इधर T इधर, लेकिन ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि Q अगर इधर लेते हैं तो T को इधर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ऑब्वियस बात है Q इधर हो जाएगा और T यहाँ। अब आखिरी इंफॉर्मेशन जो बच गई है हमारी वो ये है V इज एग्जैक्टली बिटवीन T एंड U। V जो है T और U के बीच में बैठा है, तो T के लेफ्ट की ओर तो कोई प्लेस खाली है नहीं, तो राइट की ओर है, तो V इज एग्जैक्टली बिटवीन T एंड U, तो ये V की जगह और ये U की होगी, और बचा हुआ एक पर्सन जो हमने मार्क नहीं किया था वो था P, तो वो इधर आ जाएगा। तो एक बार ये ऐसे सारा कंप्लीट होने के बाद अब ये भी ध्यान देना, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में एक आध पर्सन रह जाएं जिनकी की हम डेफिनेट पोजीशन निकाल नहीं पाए, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो वहां पे हम कई बार ऐसा होता है कि हम बैठकर दिमाग लगाते रहते हैं कि इनकी कहाँ पोजीशन हो, अरे भाई जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो मार्क कर लिया हमने, अब हमें तो क्वेश्चंस पे चलना है, यहाँ तो क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जितना मार्क कर पा रहे हैं उतने से ही हमसे पूछा जाएगा। तो एक बार इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, तो ये T की जगह तो इसके इमीडिएट राइट में कौन है, B, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन B। फिर which of the following pair of people are at extreme ends, तो extreme ends में कौन है, Q और P हैं, Q और P हैं, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा A ऑप्शन। फिर नेम द पर्सन हु इज एट थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड, ये हमारा नॉर्थ एंड है, तो यहां से थर्ड प्लेस पे कौन है, B, यानी ऑप्शन C। फिर इमीडिएटली बिटवीन which of the following pair people is S sitting, S किन के बीच में बैठा है, तो U और R के बीच में बैठा है, यानी ये ऑप्शन हो गया D ऑप्शन। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशंस रहेंगी, यानी जब तुम इंफॉर्मेशंस को पढ़ोगे तो कोई ना कोई एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो सकता है तुम्हें मिल जाए और वहीं से स्टार्ट करना है, जैसे इस केस में था। पर हो सकता है सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद कोई भी डेफिनेट नहीं थी,
तो ऐसी इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे जिससे मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बन रहे होंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ हमारी ये लास्ट इंफॉर्मेशन भी डेफिनेट नहीं होती, तो हमारी जो थर्ड इंफॉर्मेशन थी कि Q इज एट एक्सट्रीम एंड, इससे स्टार्ट करते, दो पॉसिबल केसेस बनाते और आगे चलते, और ऑब्वियस सी बात है आगे जाके एक केस रिजेक्ट हो जाता, ठीक है। क्लियर है, बात समझ आ रही होगी। और अगर कोई ये कहे कि नहीं रिजेक्ट होता तो कोई बात नहीं, फिर दो पॉसिबल केसेस भी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो गिवन सिचुएशंस बन रही हो। ओके, अब 5 to 6 देख लेते हैं। अब इसमें बिगनिंग में दे रखा है देयर आर हाउ मेनी पर्संस, 7 सिंगर्स, ठीक है। दे आर फेसिंग द ऑडियंस, ठीक है। तो तुम तो खुद ही मान लो कि यू आर फेसिंग द ऑडियंस, है ना। तो एंड आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, नाउ स्टैंडिंग या सिटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो एक ऐसे ही 7 सिंगर्स हमने बना, 7 सिंगर्स के लिए 7 प्लेसेस हमने मार्क करनी। अब एक एक करके इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। D is to the immediate right of C, F is immediate neighbor of Z, और इस तरीके से सारी 6 इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम ये देख रहे हैं कि इनमें से कोई भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अब किससे स्टार्ट करें। तो एक बार फिर से लौटते हैं और देखते हैं कि जिससे मिनिमम पॉसिबल केसेस बन सके। इस बार तुम ये देखोगे ऐसी भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ये पर्टिकुलर सिंगल एट एक्सट्रीम एंड है, तो वहां से स्टार्ट कर देते कि भाई दो पॉसिबल केसेस। तो हमें एक बार फिर से सारी इंफॉर्मेशंस, एक बार अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कह रही है, D is immediate right of C, D is immediate right of C, यानी C इधर है और हमारा जैसे राइट है, तो D is immediate right of C, C D एक साथ बैठे हैं इस तरीके से। सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें क्या कह रही है, सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें कह रही है F is immediate neighbor of G, F जो है immediate neighbor of G है, तो immediate neighbor है, तो यानी इसका मतलब F इस तरीके से F लेफ्ट ऑफ G होगा, या ये भी तो हो सकता है कि कुछ इस तरीके से, है ना। F is immediate neighbor of G, या थर्ड इंफॉर्मेशन हमें क्या बता रही है, B is immediate left of F, B is immediate left of F। फोर्थ इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता पड़ रहा है, फोर्थ इंफॉर्मेशन में दे रही है E is immediate left of A, E is immediate left of A। फिफ्थ इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रही है, C and B है वन सिंगल इन बिटवीन देम, मतलब C और B के बीच में एक सिंगल है, मालूम नहीं कौन है, यानी इस तरीके से कुछ, ठीक है। और जो लास्ट इंफॉर्मेशन है इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है, A and D है वन सिंगल बिटवीन देम। तो ये तो मैंने मार्क कर दिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर इससे स्टार्ट कहां से करें। तो स्टार्ट करने के लिए फिर ये होता है जब नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, ऐसा भी एक तो छोड़ो, दो भी क्या मैं कहूंगी दो ही पॉसिबल केसेस बनेंगे इस गिवन कंडीशन से, उससे स्टार्ट कर लो, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा देखते हैं कि जहां कौन से पर्सन के बारे में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बात की हुई है। तो ऐसा भी अगर हम देखें तो B के बारे में 2 बार, C के बारे में, F वगैरह के बारे में। तो अगर हम यहां से कुछ कॉम्बिनेशन देखें कि जैसे B इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F दे रखा है, और ये कि हमने ये वाली पोजीशन तो रिजेक्ट हो गई कि G इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F नहीं हो सकता है, तो ये बचेगा F एंड G इस तरीके से होंगे। अब यहाँ पे तो मार्क नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर मैं सेकंड एंड थर्ड इंफॉर्मेशन इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, सेकंड एंड थर्ड को, तो कम से कम 3 लोगों का ग्रुप एक तरीके से हमें बनता हुआ दिख रहा है, B F G, ठीक है ना। अब इसके साथ और बाकी इंफॉर्मेशन जोड़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट तो अभी हम ऐड नहीं कर पा रहे क्योंकि C और D है, तो इनमें अंदर, यानी अब ऐसी इंफॉर्मेशन पर आओ भाई। देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो ऐसी इंफॉर्मेशन भाई अब एक इंफॉर्मेशन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो दो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ो जो उसमें एक कॉमन पर्सन मिल रहा हो। तो जैसे मैंने कहा सेकंड और थर्ड में देखो F कॉमन पर्सन है, तो अपने आप ये पॉसिबिलिटी बन गई और ये रिजेक्ट हो रही है। समझ आ रहा है ना क्यों रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि दे रखा है G इमीडिएट नेबर ऑफ F है, तो G या तो F के इमीडिएट लेफ्ट में होगा या राइट में, लेकिन थर्ड में दे रखा है B इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F है, तो ये अपने आप रिजेक्ट हो जाता है। क्लियर। अब तुम ये कहो कि ऐसे तो C के बारे में बात की है फर्स्ट और फिफ्थ में, इससे भी स्टार्ट कर सकते थे, है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इससे नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर वो दो पॉसिबल केसेस इसमें बनते हैं, या तो इधर D को लेना पड़ता या इसमें इधर D को लेते। तो एनीवे कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो हम मैंने मालूम इन दोनों से स्टार्ट किया। अब ऐसी इंफॉर्मेशन पर आओ जिनमें किसी में से इनमें से B या G की बात हो रखी हो, क्योंकि ये दो तो हमने कंबाइन कर दी, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट में ना B की बात हो रही है, ना F ना G, किसी की भी नहीं, ना फोर्थ में ना सिक्स्थ में, लेकिन फिफ्थ में बात हो रही है। अब फिफ्थ में क्या दे रखा है, फिफ्थ में दे रखा है B एंड C है वन सिंगल बिटवीन देम। अब अगर मैं सेकंड थर्ड के साथ ये सेकंड थर्ड और फिफ्थ तीनों कंबाइन कर देता हूं मैं, तो सेकंड थर्ड कंबाइन करके मुझे ये मिल चुका है B और G। अब मैं फिफ्थ भी इसमें ले आता हूं,
तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो रिजेक्ट हो गई। क्लियर है? क्यों रिजेक्ट हो गई? क्योंकि इसमें बी और सी के बीच में एक पर्सन है। अब सी या तो बी के राइट में होगा लेफ्ट में, लेकिन इधर से राइट की ओर हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी जी बैठा हुआ है, तो यानी यही होगा। तो यानी अगर मैंने सेकंड थर्ड फिफ्थ में कंबाइन कर ली, सेकंड पहले कर ली थी, थर्ड भी कर लिया, फिफ्थ भी कर ली है, तो अभी तक ये अरेंजमेंट बैठ रहा है। अब ऐसी किसी इंफॉर्मेशन पर आओ जिनमें से इनमें किसी की बात हो रही हो, तो जी सी बी एफ जी यहाँ तो नहीं है, फोर्थ में भी नहीं, लेकिन फर्स्ट में है। फर्स्ट में कौन है? सी के इमीडिएट राइट में डी है, यही पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो ये भी इधर तुमने ले लिया। अब बचती हैं दो इंफॉर्मेशन, इसमें ए की बात हो रही है, इधर ए और डी की, तो ऑब्वियसली बात है इसमें लाएंगे सिक्स में। अब बी के राइट में तो ए सेकंड प्लेस पे हो नहीं सकता क्योंकि एफ है, तो यही पॉसिबिलिटी बन रही है, तो यानी ये ए की जगह हो गई। और अब बचती है ये इंफॉर्मेशन, ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई है, तो यानी एक तरीके से ये पूरी इंफॉर्मेशन हमने मार्क कर दी, तो अब ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। तो कई बार ये भी हो सकता है कि तुमने पोजीशन मार्क कर दी, उनमें तो एकदम से अरेंज करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, पर गिवन इंफॉर्मेशन से ग्रुप बन रहे होंगे पर्सन्स के जो एक साथ बैठे हैं, तो उनको हम यहाँ पर अलग से लग के और ये कंप्लीट हो सकता है अरेंजमेंट। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिंगर्स आर एट द एक्सट्रीम एंड्स, तो ये हो जाएगा ई एन जी यानी ऑप्शन सी। फिर इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन्स सिंगर्स इज बी सिटिंग, डी किन किन के बीच में बैठा है? सी और बी के बीच में, यानी सी ऑप्शन। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने जो कि बेस्ड थे ऑन रो अरेंजमेंट या लाइन अरेंजमेंट भी जिसको कह सकते हो। अब दो और एग्जांपल अगले ही जो तुम्हारे नोट्स के हैं इन्हीं को देख लेते हैं जो सर्कुलर अरेंजमेंट बेस्ड है, जैसे 7 से 8। अब 7th और 8th की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है देयर आर 6 पर्सन्स इन अ सर्कुलर टेबल। तो सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल के लिए एक सर्कल बना दिया, 6 पोजीशंस मार्क कर ली। देखो हमेशा चाहे सिटिंग अरेंजमेंट इन रो हो या सर्कल हो, पहले पोजीशंस तो बना लो। अब जैसे हमने पहला एग्जांपल किया था उस पोजीशन में हम इस तरीके से लोगों को बिठाते गए, दूसरा क्वेश्चन से पॉसिबल नहीं हो रहा था तो उनके ग्रुप बनाए और फिर अपने आप फाइनल अरेंजमेंट में हम बनाया हमने। तो कुछ भी हो सकता है लेकिन हमें पहले पोजीशंस तो बना लेनी है। अब इसमें दे रखा है ये कोई भी इनमें से कोई भी दो लोग जो हैं, मतलब जो दो ऐसे लोग जिनके इनिशियल लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में एक साथ आते हो, वो यहाँ एक साथ नहीं बैठे हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन तुमने पढ़ ली होगी। इसके बाद दे रखा है यू इज अपोजिट आर एंड वी इज नॉट टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। बस ये दो इन्फॉर्मेशन और है। अब सर्कल के केस में क्या होता है कि कोई बिगनिंग एंड तो होता नहीं है किसी सर्कल का, कहीं सर्कल में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे दे रखा है यू इज ऑपोजिट आर, तो लेट से यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, कहीं भी तुम आर को कहीं भी ले लो, यहां ले लेते हैं यार, उसके बाद जस्ट अपोजिट ये यू हो गया। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, आर जो है इमीडिएट राइट वी राइट ऑफ आर नहीं है, इमीडिएट राइट ऑफ आर नहीं है, यानी ये वी की जगह नहीं है, ये वी की जगह नहीं है और ये भी नहीं हो सकती, ये दोनों भी। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर ये इनमें से कोई भी एक जगह मैं वी के लिए चूज करता हूं तो यू और वी ये दो लेटर्स ऐसे जो इंग्लिश अल्फाबेट में साथ आते हैं और यहाँ भी साथ हो गए एक तरीके से, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साथ नहीं हो सकते। तो बची टोटल 6 पोजीशंस थी, 2 हमने फिल कर दी थी, 3 वी के लिए रिजेक्ट हो गई हैं, तो वी के लिए ए की पोजीशन बन रही है और ये हो गई। अब और तो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं, तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के बेस पे बाकी अरेंजमेंट हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब तुम देखो यू इधर है, यू के पास में कौन से लेटर्स होते हैं, यू के 2 एडजेसेंट लेटर्स होते हैं वी और टी। वी तो हमने फिट कर ही दिया पर्सन, बचता है टी, तो टी इन 2 प्लेसेस पे आ नहीं सकता है, तो ये टी की जगह हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं टी के इमीडिएट लेटर्स कौन से होते हैं। टी के एक एस होता है और एक यू होता है, तो यू तो ऑलरेडी इधर है ही टी से दूर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस को भी टी से दूर रहना पड़ेगा, तो यानी एस इधर नहीं हो सकता है, तो ये पोजीशन एस की होगी। और बची कौन सी पोजीशन, ये है बची हुई पोजीशन आर एस टी यू वी और ये डब्ल्यू। तो कोई भी 2 लेटर जो इंग्लिश अल्फाबेट में साथ आते हैं वो तुम देख सकते हो इस अरेंजमेंट में साथ नहीं है। तो है हु सेट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर कौन है, वी है, तो ये आंसर हो जाएगा सी। फिर है हु सेट टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, तो इमीडिएट राइट ऑफ आर कौन है, टी, यानी ऑप्शन बी। अब देखो ये तो तुम्हें मालूम ही है कि एनटीएससी में ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन वगैरह मार्क करते हैं तो इसमें ऑब्वियस सी बात है हमें टाइम 3-4 मिनट लग ही जाते हैं, लेकिन उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक सेट पर बेस्ड कम से कम फिर 3-4 क्वेश्चंस होंगे,
तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मार्क करने में हो सकता है तुम्हें 3-4 मिनट लग जाए, लेकिन इससे रिलेटेड 3-4 जो क्वेश्चंस होंगे उनको करने के लिए हार्डली तुम्हें 20-30 सेकंड की ही जरूरत पड़ेगी बाकी। ठीक है, तो ऐसा अभी घबराना नहीं है कि ये तो 1 मिनट में हम पूरा ये अरेंजमेंट बना लें, 1 मिनट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से रेस्पेक्ट में तुम देख रहे हो 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, इसमें तुम देख सकते हो अभी 2 ही पूछे गए थे, पर जनरली एनटीएससी में तुम देखोगे 4 या 5 ही पूछे जाएंगे, 2 भी नहीं, 4 या 5 तो पूछे ही जाते हैं। फिर अगला देख लो, जैसे 9, 10, 11, 12, 13 एक साथ 5 क्वेश्चंस गिवन इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है। तो ये नहीं सोचना है कि गिवन इन्फॉर्मेशन 1 ही मिनट में मार्क कर पाए, 5 क्वेश्चन से पूछ सकें तो 4 मिनट लगभग हमें लगने चाहिए। तो अब इसमें देयर आर 8 पर्सन्स सिटिंग इन अ सर्किल। अब एक और चीज है सर्किल में, एक और चीज मैं बताना चाह रहा था, जैसे ये सर्किल गिवन है हमें, तो ये 8 पोजीशंस हमने मार्क कर दी, ठीक है, ये 8 पोजीशंस हमने मार्क कर दी। अब हमें एक तो ये चीज मान के हमेशा चलनी पड़ेगी कि दे ऑल आर पर्सन्स आर दे आर सिटिंग। जैसे रो के लिए तो मैंने क्या बताया था कि ये मान के चलना है कि लोग उसी डायरेक्शन में देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं, तो जो उनका लेफ्ट है वही हमारा लेफ्ट, जो उनका राइट है वही हमारा राइट। सर्किल के केस में हमेशा ही मान के चलना है कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस कुछ अलग से नहीं दे रखा क्वेश्चन में कि दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन होगा फेसिंग द सेंटर, नहीं भी है तो हमें ये मान के चलना है दे आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो जो अब हम भी एक तरीके सर्किल की तरफ अगर देख रहे हैं तो जो हमारा लेफ्ट है ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, वही पर्सन का लेफ्ट हो जाएगा, और ये इस तरफ हमारा राइट होगा, तो वही उन्हीं पर्सन के लिए राइट होगा, राइट डायरेक्शन होगी। क्लियर है? तो एक बार इसको देख लेते हैं। 8 पर्सन दे आर सिटिंग इन अ सर्किल फेसिंग सेंटर लिखा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी लिखा होता फेसिंग सेंटर तो भी हमें ये मानना था दे आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। फिर D is between B and G, F is immediate neighbor of A and H। तो D is between B and G, D B और G के बीच में बैठा है, D को ले लो, B और G में से कौन कहाँ आएगा, लेकिन फिर वो 2 पॉसिबल केसेस से यहाँ तो स्टार्ट करो। D को ले लिया, B और G का इमीडिएट नेबर है, तो इधर B इधर G, यहाँ इधर G इधर B हो सकता था, यहाँ तो 2 पॉसिबल केसेस से स्टार्ट कर सकते हो, या एक बार सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लो। अगर 2 पॉसिबल केसेस भी लगाए बिना सिर्फ एक ही पॉसिबल केस बन रहा हो तो वहां से स्टार्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा और थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। तो D is between B and G। फिर है F is immediate neighbor of A and H। F is immediate neighbor of A and H का मतलब भी यही हुआ कि A और F एक साथ है, F और H एक साथ है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब F A और H के बीच में बैठा हो। तो अगेन इस पर भी 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे। तो आखिरी इंफॉर्मेशन बच रही है, अगर उस पर भी नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस एक से ज्यादा बन रहे हैं तो इसी इंफॉर्मेशन से स्टार्ट कर लेंगे। अदरवाइज देखते हैं एक बार, E सेकंड टू द राइट ऑफ A, तो ये एक ही पॉसिबल इंफॉर्मेशन हुई, E इज सेकंड टू द राइट ऑफ A। तो तुम A को कहीं भी ले लो, इधर उधर कहीं भी एक पोजीशन फिक्स कर लो, जैसे मान लो मैंने यहां ले लिया। तो अब है ये हम कर रहे हैं 9 to 13 क्वेश्चन। तो E सेकंड टू द राइट ऑफ A, तो जो जिस तरह हमारा राइट है इस तरह चलो, तो E सेकंड टू द राइट ऑफ A, ये हमने E की पोजीशन फिक्स कर दी। अब बाकी लौटते हैं हम अपनी इंफॉर्मेशंस पर। अब इसमें दे रखा था D is between B and G and F is immediate neighbor of A and H। F is immediate neighbor of A and H, मैंने बताया ना उसी इंफॉर्मेशन पर। देखो 2 इंफॉर्मेशन बची थी, एक तो D is between B and G, लेकिन हमने अभी A और E को मार्क किया है तो वहां तो D B G की बात हो रही है, A और E में से किसी की बात नहीं हो रही है। तो वापस जब लौटो इंफॉर्मेशन के ऊपर तो उसमें भी अपना थोड़ा टाइम सेव किया करो कि उसी इंफॉर्मेशन पर आओ जिनमें जिन पर्सन्स की तुम पोजीशन ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हो, ऑलरेडी मार्क कर चुके हो, उनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हो। तो गिवन है F इज इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड H, तो F A का इमीडिएट नेबर है, तो F इधर आ जाएगा, लेकिन फिर वो H का नेबर नहीं होगा, E का होगा, तो इसलिए F इधर नहीं हो सकता, इधर ही बचेगा। F इज इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड H, ठीक है। फिर दे रखा है आखिरी इंफॉर्मेशन है D इज बिटवीन B एंड G, यानी D B G एक साथ बैठे हैं, तो 3 एक साथ जगह यहीं खाली है, और इसमें भी D इज बिटवीन B एंड G, तो इधर B तो इधर G होगा, या इधर G तो इधर B होगा। अच्छा, एक और पर्सन बच रहा है C, तो और A की पोजीशन बच रही है, यानी C की तो फाइनल पोजीशन भले कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं था तो भी हमने मार्क कर ली, लेकिन B और G की डेफिनेट प्लेस कौन सी है वो हम नहीं बता पा रहे हैं, या तो B D के इमीडिएट लेफ्ट में है, या G है, या ऐसे ही सेम इमीडिएट राइट के लिए। क्लियर है? तो ऐसा भी हो सकता है कि कई जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे सारे पर्सन्स की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम पड़ रही हो, तो अब उसमें ये नहीं है कि बैठकर हम दिमाग लगाते रहें कि B कहाँ होगा, G कहाँ होगा, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है तुम तो हद से चाहो तो एक बार वापस इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो कि कहीं कोई इंफॉर्मेशन छूट तो नहीं रही है, लेकिन बस यहाँ पे हमने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ी है, यही फाइनल हमारा अरेंजमेंट है। क्वेश्चन भी इसके अकॉर्डिंग ही पूछे जाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज पोजीशन।
तो अब हम बाय ऑप्शन चलेंगे। पहला है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, नहीं ए तो इमीडिएट राइट ऑफ एफ है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ किसके है, सी के, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट होता है। और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ के बाद अगला है बी ऑप्शन इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो यही सही है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ऐसे ही तुम देख सकते हो बाकी दो ऑप्शन, जैसे अगला है एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एफ, तो ई और एफ के एग्जैक्टली बिटवीन नहीं है, एग्जैक्टली बिटवीन तो मतलब यही हुआ कि उनके इनका इमीडिएट नेबर हो, ये अभी मैंने समझाया था। और कांट बी डिटरमाइंड तो नहीं, हमने ऑप्शन बी मार्क कर ही लिया है, मालूम कर लिया है कि वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीज पोजीशन, अगर इसमें देखो एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड ए सही है, पहला ऑप्शन ही ठीक है ना, एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड ए ही है। फिर हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी, यानी डी के आसपास कौन से बैठे हैं, तो अब हमें पता है बी और जी बैठे हैं, हालांकि ये नहीं पता कि डी के लेफ्ट में बी है कि जी है, ऐसे ही राइट में, लेकिन है वो बी और जी के बीच में। तो इसका मतलब हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी, तो बी एंड सी तो गलत ऑप्शन हो गया, सी एंड डी भी, सी ऑप्शन सही है बी एंड जी, और डी ऑप्शन भी सही नहीं है। बी एंड जी और बी एंड एच बोल रहे हैं, बी एंड एच के बीच में तो आ ही नहीं रहा है ना, डी तो बी और जी के बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन डी मार्क नहीं होगा, इसमें ऑप्शन सी आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है इफ द पोजीशन ऑफ बी एंड जी एंड डी एंड ए आर इंटरचेंज, बी और जी की पोजीशन इंटरचेंज कर भी देंगे तो भी क्या होगा, रहेगा इधर जी इधर बी, यानी कोई उनकी फिर भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं मालूम पड़ेगी। हाँ डी और ए की कर देंगे तो इधर ए आ जाएगा इधर डी होगा, ये सब इसी क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना। अब इसमें अगर हम देखें तो अब क्वेश्चन पूछ रखा है देन हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड जी इन न्यू पोजीशन, तो इन न्यू पोजीशन बी और जी के बीच में कौन है, ए, यानी ऑप्शन बी। फिर बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, बी अब ये मैं हटा रहा हूं है ना, ये पिछले इन क्वेश्चन के लिए हमने बात की थी। अब सब और सब इसी क्वेश्चन के लिए, यानी लास्ट जो क्वेश्चन है इसके लिए कह रहे हैं इफ बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, बी इज अपोजिट टू सी, यानी सब इस क्वेश्चन के लिए, सब इसी क्वेश्चन के लिए बी की पोजीशन फिक्स हो गई और वो है ये वाली पोजीशन, तो बी की ये पोजीशन हो गई तो ये जी की हो जाएगी। तो बी इज इफ बी सिटिंग अपोजिट टू सी एंड एच इज अपोजिट ई, एच इज अपोजिट ई तो देने का मतलब ही नहीं था, ये तो वैसे भी दिख ही रहा है मैं अपोजिट है। पूछ रहे फाइंड हु इज ऑपोजिट एफ, तो एफ के ऑपोजिट कौन हो गया, जी। ऑपोजिट मतलब सर्कल के कैसे ऑपोजिट वही होगा, ऐसा पर्सन जिसके लिए चाहे हम लेफ्ट से जाए आपके, चाहे राइट से जाए, सेम प्लेस पर है। तो एफ से लेफ्ट में चलो तो भी फोर्थ पोजीशन पे, राइट से चलो तो भी फोर्थ पोजीशन पे, या यूं कह लो कि चाहे लेफ्ट से जाए चाहे राइट से जाए, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्संस हो, है ना, तो ही वो हम कहेंगे पर्सन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम लोग के साथ कर लिया है, ठीक है, समझ में आया होगा। अब रिमेनिंग क्वेश्चन तुम अपने ओन पर ट्राई करो, आज की क्लास यही कंप्लीट कर रहे हैं, एक और क्लास लेंगे इस पर, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ अब बचे हुए क्वेश्चन तुम अपने ओन पर कर लो। अब बचे हुए सारे क्वेश्चन तो कराऊंगा नहीं, अभी तक तो सारे कर दिए, चलो ठीक है 13 तक। अब बचे हुए वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जहाँ कहीं कुछ तुम लोगों की प्रॉब्लम आई हो तो उनको करो, और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ग्रुप में मैसेज करके भी पूछ लो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में उसको फिर हम ले प्रॉब्लम।